नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल GKCL राव में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, एक राजनीतिक मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान में इस समय जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, राजनीतिक जो ड्रामा चल रहा है, वो किस प्रकार से, क्या है उसकी सच्चाई, कौन लालची है, कौन सही है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सचिन सही है या गहलोत सही है, कौन लालची हो रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी को जो संभाल रहा है, इसके अलावा सरकार गिरेगी या रहेगी, क्या होगा, किस प्रकार से एमएलए एमपी जो है, एमएलए वगैरह, ये किस प्रकार उनकी खरीद फरोख्त चल रही है, किस प्रकार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर में ये कहानी है क्या, किस प्रकार से ये कहानी जो जैसे आपकी बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत उलटफेर कर रखी है। कैसे, आइए चर्चा करते हैं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले 2018 में, जिस समय पार्टी यहाँ पे कांग्रेस अच्छी सीटों से लीड करके जीत कर आई थी, और सबसे बड़ा मुद्दा था सीएम कौन बनेगा। चेहरे दो थे, एक सचिन का जो एक युवा के रूप में, और एक गहलोत, अशोक गहलोत जी का जो एक अनुभवी नेता के तौर पे। लेकिन यह बात हो रही थी सीएम कौन बनेगा। कई जो विधायक थे उनका समर्थन कर रहे थे, कई गहलोत जी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन आखिर में पार्टी ने किसको महत्व दिया और किसकी जो मंसूबे पर पानी फिरा, यहाँ पे चर्चा करते हैं। यही युवा साथियों ने, कांग्रेस जो लगातार अपने जो आधार वर्ष को भी ले, उसको उनके आधार वर्ष को भी देखें तो हमेशा ही अनुभव को ज्यादा महत्व दिया, और इस आधार पर वर्षों से जो बुजुर्गों को और अपने अनुभव को महत्व देते हुए उन्होंने सीएम फिर से गहलोत को बनाया। यही बात आगे चल के अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में हुई, और वहां पे सिंधिया को दरकिनार करते हुए यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार बनाई। लेकिन हुआ क्या, इस कहीं ना कहीं इसका प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ा, और युवा वर्ग ने हमेशा ही इस बात के लिए उनके मन में कहीं ना कहीं घर कर गया, और इसी वजह से सिंधिया को भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अपन देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति सचिन पर भी पड़ा है। तो इसका आगे इफेक्ट क्या पड़ा, यानी उस वक्त दोनों को साथ में लेके फोटो वगैरह भी खिंचवाई, और आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई डिबेट नहीं है और समझौता कर लिया है, सरकार चल रही है, ठीक है। लेकिन वो डिबेट था, वो ठीक 2 साल बाद आज फिर अपने सामने एक मुद्दा बनकर आया है, और हमें साफ दिख रहा है कि वो दोनों में डिबेट है, ये स्पष्ट हो गया है। कैसे हुआ कि यहाँ पर अपन बात करते हैं कि शुरू से ही दोनों में पहले डिबेट था, और अभी वर्तमान में 2020 में फिर से ये विवाद सामने उभर कर आया है। कहीं ना कहीं क्या कारण रहे, क्यों उभर के आया, क्या कारण था कि सरकार क्यों नहीं चल रही थी, क्या कारण था कि सचिन को विरोधी स्वरों में उठकर खड़ा होना पड़ा, क्या बात है कि गहलोत ने इस प्रकार से, गहलोत जी ने किस प्रकार से यहाँ इस प्रकार की बातें की। तो यहाँ बात करते हैं अपन सबसे पहले 11 जुलाई की बात। 11 जुलाई ने गहलोत जी ने ये कहा कि बीजेपी प्रति विधायक को, जो एमएलए हैं, उनको 25 करोड़ रुपए में खरीद रही है। वो प्रत्येक विधायक को 25 करोड़ रुपए देके बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए बोल रही है ना। ये बात स्पष्ट रूप से कही। ये बात कहीं ना कहीं सुनने को, इस बात का प्रूफ भी उन्होंने दिया टेप रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में। उनके फोन को टेप रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि ये कानूनन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं अपन आगे उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इशू भी रहा था। अतः राजनीतिक इशू में ये टेप रिकॉर्डर नहीं, पहले से इनकी पूरी की पूरी जो प्लानिंग कर रखी थी गहलोत सरकार ने। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यही ठीक बात कर्नाटक में भी हुई थी, जहाँ पर जो कर्नाटक में वहाँ पे सरकार गिरी थी, और बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर वहाँ के एमएलए को जो अपनी सरकार बनाई। ये सेम ही बात अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस प्रकार से खरीद फरोख्त का एक बहुत बड़ा अड्डा सा बना रखा है। तो अपनी खुद छवि ऐसे खराब कर रहा है, राजतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या कर रहा है ना। या राजतंत्र लेके आ रहे हैं, जो लोकतंत्र है वो कहीं ना दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जनता ने जिसको चुना है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चलता आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उसके बाद में यहाँ पे 11 जुलाई की रात को पुलिस ने तो दलाल को गिरफ्तार किया। इस आधार पर गिरफ्तार किया कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो विधायक हैं उनको बरगला रहे हैं और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। अतः इस आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया। ठीक है, उसी रात सचिन को भी नोटिस भेजा गया। सचिन को नोटिस भेजा गया कि आप अपने बारे में स्टेटमेंट जारी करें कि आप पर राजद्रोह का आरोप लगा है, ये किस प्रकार से है।
तो इस प्रकार से सचिन जब उनको ये नोटिस मिला तो वो ये नाराज हो गए और अपने 19 यानी 15 से 20 विधायकों के साथ लेके हरियाणा चले गए और वहीं पे उन्होंने अपने विधायकों की जो है बाड़ाबंदी कर ली। इसी को देखते हुए ठीक अगले दिन 12 जुलाई को नाइट में गहलोत ने मीटिंग बुलाई अपने आवास पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हुए, जिसके बारे में अभी केस भी चल रहा है। तो उन्होंने अपने आवास में मीटिंग बुलाई, लेकिन गहलोत सचिन नहीं आए और अब वहां पे गहलोत सरकार ने यह दावा पेश किया कि हमारे साथ 107 एमएलए हैं और हमारे जो सरकार है वो मजबूत है, ठीक है, हमें किसी प्रकार की दूसरे अन्य विधायकों की जरूरत नहीं है और हम अपनी जगह सेफ हैं, ठीक है, हो गई बात। लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं और भी अगर आपको इस बारे में कहीं लगे तो आप जरूर कमेंट करें, हमें कमेंट में बताएं कि क्या बात। हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम केवल आपको जो रीजन है वो समझाना चाह रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं हमारी बात को। आपको सही लगे हमारा काम तो हमें जरूर ज्वाइन करें, उसके अलावा हमें जरूर सपोर्ट करें। तो यहाँ पे गहलोत सरकार ने अपने 107 एमएलए बताए और टोटल अगर राजनीतिक आंकड़े देखें राजस्थान के तो टोटल 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से 100 सीटें कांग्रेस ने लेके आई थी और जहाँ पे 72 सीट यहाँ पे 72 से 73 सीट यहाँ पे बीजेपी लेके आई थी और अन्य 13 विधायक जो थे निर्दलीय थे। इसके अलावा 3 विधायक आरएलपी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उससे थे, जो सीधे सीधे बीजेपी के समर्थन में थे और इसके अलावा जो 13 निर्दलीय विधायक थे वो गहलोत की जादूगरी में आके फंस गए। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 13 फिर से उन्हें 13 जुलाई को फिर से एक मीटिंग आवास पे बुलाई गई थी, जिसमें सचिन को सभी को ऐसे नोटिस अलर्ट भी जारी किया गया था, जो भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सचिन और उसके दल को जो उनको सपोर्ट करते थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। आगे आखिर में 14 को जब वो 13 को नहीं आए तो सचिन 14 जुलाई को उन्होंने मीटिंग में जब सचिन वगैरह नहीं आए तो सचिन को स्पष्ट नोटिस जारी किया सीपी जोशी ने, जो विधायक जो यहाँ के प्रमुख हैं। तो उन्होंने पार्टी प्रमुख तौर पे उन्हें ये नोटिस जारी किया कि आपको क्यों नहीं हटाना चाहिए, यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे या कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे अपने पार्टी से कि वो कहीं ना कहीं विरोधी कार्य कर रहे हैं तो हम आपको निकालते हैं। तो इस वजह से उन्हें नोटिस जारी किया सचिन को। सचिन ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि आप किस आधार पे हमें नोटिस भेज सकते हो, हमने ऐसा कौन सा कार्य किया, आप पहले साबित करके बताएं। तो हाईकोर्ट में जब ये इन्होंने चैलेंज किया तो अब हाईकोर्ट में चैलेंज करने के बाद आज उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। आज आने वाला था लेकिन इसे वापस 24 तारीख तक टाल दिया है। तो अब इसके मायने क्या होंगे? अगर गहलोत जी के पक्ष में आया तो क्या प्रभाव पड़ेगा और सचिन के प्रभाव में आया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल मिला के अगर किसी के भी फेवर में आए तो ये बात तो पक्की है, सरकार तो जानी है, ठीक है, सरकार गिरेगी। कैसे गिरेगी मैं आपको बता देता हूँ। आंकड़े आपने देख लिए, 200 सीटें थी, 100 अब आपके जो 19 विधायक चले गए, 88 विधायक बचे हैं। अगर ये 19 विधायक जिनको नोटिस भेजा गया है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर ये 19 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद में ये कहीं पे भी बीजेपी में जाने पर इन्हें कहीं पे भी स्वीकार मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। अतः मंत्री पद नहीं दिए जाने के कारण ये कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और इन्हें वापस से चुनाव जीत के आना पड़ेगा। अब जब तक ये चुनाव जीत के नहीं आते तब तक इन्हें कोई भी अपने पद से मंत्री नहीं बना सकता। या दूसरा कारण, एक तो उन्हें यहाँ पे हाईकोर्ट उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दे या फिर उन्हें मंत्री खुद अपना जो इस्तीफा दे दे सरकार को कि हम अपना इस्तीफा जारी करते हैं। यही बात हुई थी कर्नाटक में सभी ने अपना इस्तीफा जारी किया था कि हम पार्टी को छोड़ते हैं और अपना पद छोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही गहलोत ने अपनी बिछा दी थी और उन्हें हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था, उन्हें कोर्ट में लेके आ गई थी। तो यहाँ पर या तो उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और या फिर यहाँ पे वो अयोग्य साबित होंगे, और अयोग्य साबित होंगे तो चुनाव फिर से होंगे। और अगर अयोग्य साबित नहीं हुए और सचिन के फेवर में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये
ये 88 जो 88 सीटें यहाँ पे बीजेपी के पास यहाँ पे कांग्रेस के पास रह जाएगी, और जो जीत के लिए 91 सीटें चाहिए थी, जो केवल मात्र 3 सीटों की बात है। 3 सीटें वो विधायक निर्दलीय से भी लेके आ जाएंगे, और इस प्रकार उनकी सरकार यहाँ कांग्रेस की बनी रह सकती है। लेकिन ये अगर 19 विधायक कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सभी लोगों से ज़्यादा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर अगर बीजेपी के पास ये 19 सपोर्टर जाते हैं तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभर के आती है और उनके पास 94 सीटें हो जाती है। और इस प्रकार से आगे चलकर अपन देखेंगे कि सरकार तो गिरेगी, वापस रीचुनाव भी होंगे, लेकिन ये जब तक रीचुनाव नहीं होते हैं तब तक सरकार किसकी बनी रहती है, ये अपने को देखना है। इसके अलावा अपन और बात करें तो अब जो अन्य मुद्दा है कि इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, कौन सही है कौन गलत है, कौन लालची है और कौन जिम्मेदार है, कौन किसका अपने को सपोर्ट करना चाहिए, किस प्रकार से किस एंगल से इसको देखना चाहिए इस मुद्दे को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इस मुद्दे पर अपन बात करें कि अगर बात की जाए सचिन की और गहलोत की, तो सचिन ने यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात आती है कि सचिन ने 2013 में बीजेपी सरकार बनने के बाद में जब कांग्रेस का काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका था, तब सचिन ने इस पार्टी को बहुत खड़ा किया, अपने वापस पुणे खड़ा किया और एक अच्छी सी प्लानिंग करके 2018 के चुनाव में एक बड़ी जीत दिलाई, और उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। लेकिन उन्हें इस चीज़ का फायदा नहीं मिला, हालांकि फायदा मिला भी था, व्यक्तिगत तौर पे मिला, जैसे उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके अलावा और भी उन्हें बड़े मंत्री पद दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी जिसके कारण वो आज नाराज हुए हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाते। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने मुद्दे रखे हैं कि सचिन को सरकार ने अनदेखा किया है, जो सचिन के मुद्दे थे उनको अनदेखा किया है। इसके अलावा कुछ देखने को मिलते हैं इसके फैक्ट इस प्रकार से हैं, जब कोरोना का फंड वगैरह बना था तो उसमें भी सचिन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इसके अलावा जो सरकार की हर साल सालाना जो गाइडलाइन जारी होती है, बुक जारी होती है, उसमें भी सचिन का कहीं नाम नहीं था, सचिन के योगदान को दरकिनार कर दिया गया था। इसके अलावा अपन और देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नाम हैं उनमें भी वहाँ पे सचिन का नाम नहीं आया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सचिन ने इन चीज़ों को जो पार्टी के आला कमान या प्रमुख हैं उन्हें उनके नेतृत्व को उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे काम ही नहीं हो पा रहे हैं तो हम नेता किस काम के। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि हमें इनका नेतृत्व अच्छा नहीं लगता या फिर हम उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस प्रकार से सचिन ने बगावत की। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ कहते हैं कि सचिन लालची से हो गए थे। सचिन लालची इस आधार पर कह सकते हैं अपन सचिन को, क्योंकि कहीं ना कहीं 26 की उम्र में इन्हें एमपी बना दिया गया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनके पिता पहले से राजेश पायलट जो पार्टी में थे अध्यक्ष बड़े नेता के तौर पे थे, तो उन्हें 26 की उम्र में उन्हें एमपी बना दिया गया। इसके अलावा 32 की उम्र में उन्हें जो यूनियन मिनिस्टर बना दिया गया। इसके अलावा 36 की उम्र में वो प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, इसके अलावा अब 40 की एज, आज उनकी एज 40 हो रखी है और 40 की एज में वो डिप्टी सीएम के पद तक पहुंच चुके हैं, यानी सर्वोच्च पद। अब केवल सीएम का पद ही बाकी था। तो इन्हें बहुत अच्छी सफलताएं जो लगातार मिल रही थी, तो ये कहीं ना कहीं लालच को भी दिखाता है। हाँ, हो सकता है लालच, क्योंकि जिस हिसाब से मानव प्राणी है उस हिसाब से लालच आ सकता है। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की भी ये पहले से इनकी बिछाई भी चाल है। अगर गहलोत सरकार की बात करें, ये तो थी सचिन की बात है, अगर गहलोत सरकार की बात करें तो गहलोत सरकार ने कहीं ना कहीं इनकी पहले से ये रणनीति बना रखी थी, तभी उन्हें ऑडियो टेप मिला अगले दिन ही। इसके अलावा और अपन बात करें तो यहाँ पर जो वसुंधरा सरकार है उनका भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है ना, क्योंकि अभी तक उनकी चुप्पी है जो टूटी नहीं है उस आधार पर। इसके अलावा और पीछे आगे जाके देखें तो गहलोत का परशुराम मदेरणा को जो केस में इन्वॉल्व, आज भी उनकी जो वापस कल डेट आई थी कि परशुराम मदेरणा को अभी तक 7वीं बार भी उन्हें किसी प्रकार की जमानत नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े इश्यू जो बड़े राजनेता उभर के आते हैं, जैसे अपन देखते हैं नेता प्रतिपक्ष पे जो डूडी साहब है,